हेलो एवरीवन, रात के 9 बजे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फूलन देवी की सीरीज़ 2 दिन तक पार्ट 1 पार्ट 2 आपको सुनाई और मुझे लगता है कि शायद आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी उस कहानी के ज़रिए। जिन लोगों को पहले से पता है उन्होंने दोबारा जानी होगी। एक लगातार मेरे पास पिछले 1 महीने बल्कि 1 महीने से ज़्यादा से मेल आ रहा था एक कहानी को लेकर, आनंद पाल सिंह। और मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा जो बड़ी स्टोरीज़ हैं और जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेल आए उनमें से एक ये आनंद पाल सिंह की कहानी को लेकर है। और शायद कहीं ना कहीं सही भी है जो लोग जानना चाहते थे, क्योंकि पिछले साल 2017 में करीब 1 महीने तक लगातार देश के बाकी शहरों में तो ये सुर्खियों में था ही था, राजस्थान में सारे अखबार इसी की खबरों से पटे रहते थे। बहुत सारे लोग जानते होंगे आनंद पाल सिंह को, जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान में ऐसे मुझे तो कोई दूसरा इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है किसी गैंगस्टर के लिए, क्योंकि कानून में के हिसाब से, कानून की नज़र से आनंद पाल सिंह एक गैंगस्टर था और राजस्थान से निकला हुआ इससे बड़ा गैंगस्टर शायद कोई दूसरा नहीं हुआ। राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब किसी क्रिमिनल के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया और वो आनंद पाल सिंह था। हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी गैंगस्टर, किसी इस तरह के क्रिमिनल के मरने पर 20 दिन तक राजस्थान के कई ज़िले धधकते रहे, जलते रहे, धरना प्रदर्शन और पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और ऐसा क्रिमिनल होगा जिसके लिए उसकी शोक सभा में 2 लाख लोग पहुंचे और 20 दिन तक 50,000 से ज़्यादा लोग एक जगह पे डटे रहते हों एक ही डिमांड को लेकर कि आनंद पाल सिंह की मौत की जांच सीबीआई से की जाए, जो पुलिस वाले इनकाउंटर में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसी छवि एक क्रिमिनल की, एक रॉबिन हुड के तौर पर और आम लोगों का जुड़ना, और फिर एक राजस्थान में बाकायदा राजपूत समाज को लेकर एक लकीर वहाँ पर, जिस तरीके से आनंद पाल को लेकर पूरा राजपूत समाज एक साथ खड़ा हुआ 20 दिन तक, जिसकी मौत के बाद इनकाउंटर में हुई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी बॉडी को हाथ लगाएं, उसका अंतिम संस्कार करें। 20 दिन तक उसकी बॉडी डीप फ्रीज़र में पड़ी रही। 20 दिन तक घर वाले और बाकी लोग उसका अंतिम संस्कार करने को राज़ी नहीं हुए और जब तक उसकी लाश रखी रही हर दिन गुस्सा फूटता रहा, धरना प्रदर्शन, आगजनी, कई गाड़ियां जला दी गईं, एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई, कई पुलिस वाले घायल हुए, ज़ख्मी हुए। तो ऐसा क्रिमिनल हिंदुस्तान के इतिहास में, जिसकी जो जीते जी पुलिस के लिए सरदर्द बना रहा, जिसकी मौत के बाद भी 20 दिन तक राजस्थान की पुलिस चैन से सो नहीं पाई और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा, वो है आनंद पाल सिंह। दूसरा, आनंद पाल सिंह की बहुत सारे, आप अगर अलग अलग चैनल्स या फिर यूट्यूब पर भी जाकर देखें, बहुत सारे वीडियो उसमें हैं। एक तो उसकी रॉबिन हुड की छवि, ऊपर से उसकी पूरी जो कद काठी काया, कभी हैट पहनना, कभी कैप पहनना, चश्मा लगाना, सूट बूट, फर्राटेदार अंग्रेज़ी, वो कहीं ना कहीं एक जो फिल्मी पर्दे पे जिस तरीके से किसी हीरो को दिखाया जाता है, उसने अपनी वही इमेज बना रखी थी। लेकिन इसके पीछे उसके बारे में कहानी ये भी कि उससे क्रूर और उससे ज़्यादा ख़तरनाक क्रिमिनल नहीं था। वो चाहता था कि वो राजस्थान का नंबर 1 क्रिमिनल कहलाए। वो चाहता था कि उसके दुश्मन उसके सिर्फ नाम से कांपें और इसीलिए जो बाकायदा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहानियाँ जो सुनाई, उसमें कुछ कहानियाँ ये हैं कि वो अपने दुश्मनों को जो मौत देता था वो बड़ी बहुत ही जालिम तरीके से। 2-3 उसके मौत की कहानी है। एक कोई सेल्समैन था, ज़रा सी उसको बात पे उसने उसके दोनों पैर तोड़ दिए, फिर उसके सीने पर बैठा और सीने पर बैठकर उसने उसको गोली मारी। एक जो उसका दुश्मन था उसने उसको पंखे से उल्टा लटकाया और उल्टा लटकाने के बाद उसका गला काटा पूरा। गला काटने के बाद उसके बॉडी को एसिड में डाला
और कहते हैं कि फिर उसकी जो हड्डियां और दांत ये सारी चीज़ें थी उसको ग्रेनेड में और किस तरीके से पीसा और फिर बहा दिया। तो ये उसकी क्रूरता की कहानी है। लेकिन जो आनंद पाल सिंह के समर्थक हैं उनकी नज़र में वो एक रॉबिन हुड था जो अमीरों को लूटता था, गरीबों की मदद करता था और ख़ास तौर पर अपने समाज की बहुत वो करता था। तो दोनों पहलू है। लेकिन पूरी कहानी आनंद पाल सिंह की क्या है ये मैं आपको कोशिश करूँगा हूबहू तथ्यों के साथ बताने की। आनंद पाल सिंह राजस्थान के नागौर एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे एक सांवरात गांव है। तो सांवरात गांव में पैदा हुआ। उसके पिता चाहते थे वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन वो पढ़ने लिखने में अच्छा था। उसका सपना था कि वो टीचर बने और इसीलिए उसने अपने स्कूल की पढ़ाई की, फिर कॉलेज की पढ़ाई की, उसने बीएड किया। इवन एक दौर ऐसा आया कि वो सरकारी अफसर बनना चाहता था और किसी ने कहा कि आईएएस या आईपीएस बन सकते हो, तो वो यूपीएससी के लिए भी ट्राई कर रहा था। लेकिन बीएड भी उसने किया और उसकी कोशिश यही थी कि वो टीचर बने। इसी दौरान फिर और बिल्कुल एक गांव का जैसा लड़का, आम एकदम नौजवान, वैसे ही कद काठी अच्छी, दिखने में अच्छा। उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आती है वो शुरुआत होती है उसकी शादी से। उसकी जब शादी तय की गई तो वो बारात लेकर जब निकला तो बारात में उसको घोड़ी पे बैठना था, घोड़ी पे जाना था। लेकिन सांवरात गांव में जो दबंग लोग थे वो उसकी घोड़ी पे बैठने को लेकर एतराज़ कर रहे थे और उसकी वजह ये थी कि आनंद पाल सिंह था तो राजपूत, लेकिन वहाँ के जो दबंग और बाकी जातियाँ थी वो उसे असली राजपूत नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये रावणा राजपूत है। रावणा राजपूत राजस्थान में उन्हें कहते हैं जो दारोगा, जिसे कहते हैं कि दारोगा यानी रावणा राजपूत था। और उनकी नज़र में कि ये असली राजपूत नहीं है, नकली राजपूत हैं, तो उसे रावणा राजपूत का दर्जा मिला हुआ था। और इसीलिए जो असली राजपूत और बाकी दबंग लोग थे वो उसकी घोड़ी पे बैठने के ख़िलाफ़ थे और शादी की बात लटक गई थी, मामला खटाई में पड़ रहा था। ये भी हो रहा था कि कहीं झगड़ा लड़ाई सब कुछ हो जाए। तो ऐसे वक्त में उस वक्त एक स्टूडेंट्स लीडर था जो आनंद पाल सिंह का दोस्त भी था, जीवना राम गोदारा। तो इन लोगों ने फिर उसे फ़ोन किया, बुलाया, वो अपने लोगों को लेकर आया, बातचीत हुई, समझाया। तो किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन आनंद पाल सिंह फिर घोड़ी पे चढ़ा, उसकी शादी हुई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन इस चीज़ ने आनंद पाल सिंह के जहन को बदल दिया। उसके बाद उसने फिर तय किया कि अब वो चुनाव लड़ेगा और उसने पंचायत का चुनाव लड़ा, एक जीता भी। फिर उसने बाकी एक बार और चुनाव लड़ा, वो हारा। और इसी चुनाव के दौरान में दूसरी बार कुछ रंजिश हुई दूसरे उम्मीदवार से, तो पुलिस ने कुछ केस वेस दर्ज कर दिया और कहते हैं कि उसके खिलाफ जानबूझ के अलग धाराएं और ये सारी चीज़ें की गई। और वहाँ से फिर वो अलग लाइन पे चल पड़ा। मतलब एक शादी में घोड़ी पे न चढ़ना, उसके बाद फिर किसी तरह से वो शादी सब कुछ ठीक ठाक होना, चुनाव में फिर राजनीतिक पार्टी से लड़ाई और नेताओं से लड़ाई और उसके बाद उसके खिलाफ पुलिस का केस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलाकर उसको फिर एक दूसरे रास्ते पे ले जाती हैं। और इसके बाद ये गलत लाइन, गलत लोगों की सोहबत में चला जाता है। फिर धीरे धीरे शराब की तस्करी के धंधे में लग जाता है, शराब की तस्करी करता है। और इसके बाद जब वहाँ पे भी कुछ लोग मिलते हैं जिनसे दुश्मनी थी, उनसे मारपीट, झगड़ा। और फिर वक्त एक ऐसा आता है कि जिस दोस्त ने इसको घोड़ी पे चढ़ाई थी, जो इसकी मदद की थी, जीवना राम गोदारा ने, उससे इसी शराब के व्यापार को लेके कुछ ऐसा झगड़ा होता है कि कहते हैं कि आनंद पाल सिंह ने अपने उसी दोस्त से फिर दुश्मनी की और उसके बाद गोदारा को मार डाला, उसका मर्डर कर दिया। गोदारा के मर्डर के बाद पहली बार आनंद पाल सिंह का नाम सुर्खियों में आता है और उसको एक गैंगस्टर और एक उस तरह से क्रिमिनल के तौर पे उसकी एक पहचान बनती है। पुलिस पकड़ती है लेकिन वो ज़मानत पे बाहर आ जाता है। इस मामले में उसका भाई भी आनंद पाल सिंह का एक्यूज़ था, उसको ही पुलिस पकड़ती है। बाहर आने के बाद फिर ये अपना पूरी तरह से एकदम इसने क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू कर दी। इसके बाद न सिर्फ ये कि ये शराब की तस्करी, बल्कि लोगों को धमकाना, डराना, उगाही करना, किडनैपिंग के ज़रिए पैसे लेना। तो देखते ही देखते ये
थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। और कुछ आसपास यूपी, बिहार, हरियाणा, इनके कुछ क्रिमिनल गैंग के साथ भी इसकी दोस्ती हुई और कहते हैं कि इन्हीं लोगों से इसने फिर हथियारों का वो जो हथियार लेने देने शुरू किए। AK-47 का बहुत शौक था और इसने AK-47 भी इसके पास थी। तो धीरे धीरे इसने इतना आतंक मचा दिया और ख़ास तौर पर राजस्थान में मार्बल के व्यापारी हों या बाकी बिजनेसमैन हों, शराब से जुड़े हुए तस्करी का काम हो, तो इन सब के बीच में आनंद पाल सिंह का एक दौर में दहशत सी हो गई और उगाही, वसूली, धमकी, सरकार तक बात पहुंची। लेकिन इसके एक ये भी चीज़ थी कि ये इसकी पुलिस में भी घुसपैठ थी, राजस्थान पुलिस में। पुलिस के बहुत सारे लोग इससे मिले हुए थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद ये फिर एक बार गिरफ्तार होता है और गिरफ्तारी के बाद इसको बीकानेर जेल में रखा जाता है। वहाँ पे जो इसने अपने जो दोस्त गुदारा जिसको मर्डर कर दिया था, कहते हैं कि उसके लोगों ने जेल में ही साजिश बुनी और हमला किया, तो इसका एक साथी मारा गया, लेकिन आनंद पाल सिंह बच गया। उसके बाद इसकी जान को ख़तरा को देखते हुए उस वक्त IB की रिपोर्ट भी आई थी। इसको वहाँ से अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो अजमेर जेल में रहते हुए ये कई बार इधर से उधर पेशी में अलग अलग जगहों पर जाता था। धीरे धीरे पुलिस भी थोड़ी लापरवाह होती गई सुरक्षा को लेकर और कुछ पुलिस वाले इससे मिले हुए भी थे। तो एक बार अजमेर जेल से 2015 में इसको लेकर बीकानेर जाया जा रहा था अदालत में। रास्ते में इसने पुलिस की जो वैन थी उसमें जितने पुलिस वाले थे उन सबको बेहोशी की दवा मिली हुई मिठाई खिला दी। वो सारे बेहोश हो गए। इसके साथ ही दूसरी गाड़ी में थे, वो उन्होंने बाकायदा गोली चलाते हुए आनंद पाल सिंह को पुलिस कस्टडी से छुड़ा कर ले गए और ये जेल से भाग गया। जेल से भागने के बाद इसका आतंक और बढ़ गया और कहते हैं कि उसमें कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे जिसने भगाया था। ये भी कहते हैं कि एक पुलिस वाले ने तो कि सच लगे कि वो वाकई किसी बिना मिली भगत के भागा है, तो एक पुलिस वाले ने अपने पैर में खुद ही गोली भी मार ली थी ताकि इस पूरे सीन को सच दिखाया जा सके। तो खैर वो भाग गया और उसके बाद उसका आतंक और बढ़ता गया। उसका तो उसने अपना काम और बड़ा कर दिया। इसी बीच में कुछ नेताओं के साथ भी इसके अच्छे संपर्क थे। राजस्थान के मंत्री का भी नाम आ रहा था जिनके इशारे पे ये काम उगाही, वसूली सब करता था। फिर कहते हैं कि उस मंत्री और उन नेताओं के भी इसने पोल खोलने की धमकी दी, क्योंकि अब बंदूक और ये सब चीज़ आने के बाद और खून लगने के बाद ये बहुत खूंखार हो गया था। तो नेताओं को भी लगा कि ये हाथ से निकल जाएगा, कल को पोल खुल सकता है। तो फिर ये हुआ कि इसको किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए और इसका एनकाउंटर किया जाए। ये राजस्थान में सारी चीज़ें चल रही थी। ये बात आनंद पाल सिंह को भी पता चली। कहते हैं मई 2017 में आनंद पाल सिंह ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को पकड़ा और उन वकील के थ्रू तब राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह तक बात पहुंचाई गई कि वो सरेंडर करना चाहता है। शर्त यह है कि कोई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में उसके पूरे मामले की छानबीन हो, जांच हो और जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसकी सही से जांच हो, क्योंकि पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ सारे झूठे इल्ज़ाम रखे हैं। उसने कोई कत्ल नहीं किया और सारा मामला पॉलिटिकल है। तो कल्याण सिंह के पास ये सरेंडर के लिए कोशिश की गई थी मई 2017 में ही, क्योंकि तब उसे लगा था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी, लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के थे राजस्थान के, वहाँ पे भी इसने बात की, सरेंडर की और ये सारी चीज़ें, तो उधर भी कुछ बात बनी नहीं। और खबर यही थी कि अब राजस्थान पुलिस को साफ ऑर्डर था कि किसी भी तरीके से आनंद पाल सिंह को पकड़ना है क्या, मारना है। तो ये जो उसके एनकाउंटर को लेकर सारे शक और वो सारी चीज़ें हैं, उसी की कहानी शुरुआत में बन रही है कि कैसे एक वो अचानक सबसे ऊपर हो जाता है, किसी को भी मार देता है। और दूसरी बात, इस दौरान में वो पहला ऐसा क्रिमिनल था राजस्थान का जो बाकायदा जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उसने अपना फेसबुक पेज बना रखा था। हालांकि पुलिस लास्ट तक पता करती रही कि इस पेज को वो उसने खुद बनाया है, अपडेट खुद करता है या कोई और करता है। और इसमें 2-3 इंसिडेंट हैं कि वो कोई भी बड़ा इंसिडेंट करने से पहले बाकायदा उस फेसबुक पेज पे पिक्चर डालता था और लाइनें लिखता था। जैसे उसने पुलिस वालों पे कई हमले किए। तो एक बार उसने 2 AK-47 की पिक्चर डाली और उसके बाद उसने कहा था 2 दिन बाद तूफान आने वाला है, और 2 दिन बाद एक पुलिस वाले पे अटैक हो गया था। ऐसी एक बार उसने एक और डाला था कि कुछ बड़ा होगा,
और फिर उसने कुछ लोगों को जो जिनके साथ दुश्मनी थी उनको मारा। तो बाकायदा वो फेसबुक पे पहले कहता था, एक तरह से चैलेंज देता था, और उसके बाद फिर वो वारदात करता था। और फेसबुक पे वो अपने सारे हीरो स्टाइल में तमाम फोटोग्राफ्स अपलोड करता था, डालता था सोशल मीडिया पे भी। तो वो पहला क्रिमिनल था जो सोशल मीडिया को भी यूज़ करता था, और अंग्रेज़ी धारा प्रवाह बोलता था, पढ़ा लिखा था ही था। तो इस तरीके से सीधे सीधे राजस्थान पुलिस को चैलेंज भी था कि वो फेसबुक के ज़रिए भी धमकी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, और वारदात करने से पहले बता रहा है, और ये भी कह रहा है इनडायरेक्टली, पकड़ सको तो रोको। तो ये सारी चीज़ों ने कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस ने फिर बाकायदा उसके लिए एक टीम बनानी पड़ी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और वहाँ की जो स्पेशल, जिसमें ख़ास तौर पे ऐसे पुलिस वालों को रखा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इसके पास AK-47 था, उस तरह के ऑटोमेटिक वेपन को चलाने की और ऐसे लोगों से निपटने की। तो इनकी बाकायदा एक टीम बनाई गई, और इनका काम ही था बस आनंद पाल और आनंद पाल को पकड़ना और मारना। पुलिस लगी रही, कहते हैं कि इसमें लाखों रुपए खर्च हुए आनंद पाल के। 2 साल हो गए थे करीब करीब, उसको 15 में भागा था वो जेल से, और पुलिस उसको करीब 21 महीने और ढूंढ नहीं पाई, मिल नहीं पाया। बीच में खबर आई कि वो दुबई चला गया है, लेकिन वो भी खबर गलत थी, क्योंकि लगातार धमकियां तब भी हो रही थी, वसूली तब भी हो रही थी। इसी बीच में अचानक क्या होता है कि पुलिस को एक खबर मिलती है कि आनंद पाल का एक भाई रुपेश और उसका एक गैंग का मेंबर देवेंद्र, ये दोनों हरियाणा के सिरसा इलाके में, पुलिस की टीम उन तक पहुंचती है, दोनों को उठाती है, उसका उन दोनों को एनकाउंटर करने की धमकी देती है, और उसके बाद बदले में कहती है कि छोड़ देंगे अगर तुम आनंद पाल का पता बता दो। तो कहते हैं कि वो दोनों में से एक डर गया, घबरा गया, और अपनी जान बचाने के लिए उसने पुलिस को आनंद पाल का पता बता दिया। तब पहली बार पता चला पुलिस को कि आनंद पाल सिंह दुबई में नहीं है, बल्कि वो उसी राजस्थान में एक चूरू इलाका है राजस्थान का बहुत फेमस। तो चूरू के मौलासर गांव में एक मकान है किसी श्रवण सिंह का, उसने वहाँ पनाह ले रखी है। ये बात पुलिस को 23 और 24 जून की रात और सुबह के बीच में पता चलती है इन दोनों से। जैसी खबर मिलती है पुलिस अपने मुखबिर को भेजती है, और इस चूरू के मौलासर के उस 2 मंजिला मकान में जहाँ उसने निशानदेही की थी, वहाँ से खबर आती है कि हाँ यहाँ पे एक शख्स है और वो आनंद पाल सिंह जैसा है। अब वहाँ पे पूरी श्रवण सिंह की एक फैमिली थी जो रह रही थी, और वहीं पे आनंद पाल सिंह आकर छुपा हुआ था। 24 जून 2017 की बात है। जब ये कन्फर्म हुआ तो पुलिस की टीम रात को वहाँ पहुँचती है, करीब 9:30 बजे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बाकी के करीब 150 कमांडो ऑटोमेटिक वेपन से लैस, और ये सारे वहाँ चूरू ज़िले के इसमें मालसर गांव में पहुंचकर धीरे धीरे गाड़ियों के आड़ में और बाकी चीज़ों में उस मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद बाकायदा जो पुलिस का दावा है वो ये है कि आनंद पाल सिंह को कहा जाता है कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। कहते हैं जैसे ही पुलिस सरेंडर करने की बात करती और जिस तरफ से आवाज़ आती, आनंद पाल सिंह उस तरफ अपने AK-47 का मुंह करता और फायर कर देता। पुलिस लगातार उससे कहती रही, और वो जिस तरफ से पुलिस मकान के चारों तरफ से उस तरफ से फायर करता। तो इस पर एक ये भी था पुलिस को कि वो इसलिए घूम घूम के फायर कर रहा था ताकि पुलिस को ये लगे कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ और साथी भी हैं। अच्छा, पुलिस को पहले से मालूम था कि AK-47 है उसके पास, तो इसीलिए पुलिस भी AK-56 और इन सब से लैस थी। करीब 1 घंटा तक जो पुलिस का दावा है वो उससे कहा जाता है कि सरेंडर कर दो, वो लगातार गोलियां चलाता है। इसके बाद पुलिस के 2 लोग पहली मंजिल पे पहुंचते हैं उस मकान के जिसमें वो था। वो जब वहां जाते हैं तो आनंद पाल सिंह को पता चल जाता है और वो AK-47 से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जवाब में वो भी AK-56 से गोलियां चलाते हैं। कहते हैं कि करीब 100 राउंड गोलियां पुलिस ने चलाई थी, और इधर जवाब में जब गोली चलती है तो 6 गोली आनंद पाल सिंह को लगती है, सीने में और पेट के हिस्से में और तमाम। 6 गोली लगने के बाद आनंद पाल सिंह वहीं ढेर हो जाता है। 2 पुलिस वालों को भी गोली लगती है। इसके बाद आनंद पाल सिंह को वहाँ से लाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और सुबह होते होते ये खबर
पूरे राजस्थान में फैल जाती है। बाकायदा उसी रात फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री हैं उनको खबर दी जाती है और इसके बाद ये खबर फैल जाती है और तमाम जो आनंदपाल सिंह के हाथों मारे गए या दुश्मन थे वो सब खुशी मनाते हैं और पुलिस को लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हो गया और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। जैसे ही ये बात नागौर जो इलाका था आनंदपाल सिंह का, उसके गांव और वहां तक पहुंचता है, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा पनपना शुरू हो जाता है और उस गुस्से की वजह थी और इस एनकाउंटर को लेके जो चीज़ थी, एक कि क्या आनंदपाल सिंह को जिंदा पकड़ा जा सकता था, क्या आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने की तैयारी पहले से कर ली गई थी, क्या इसके लिए नेता जिम्मेदार थे, उन्होंने हरी झंडी दी थी कि उसको जिंदा पकड़ना नहीं। इस सवाल ये इसलिए तैर रहे थे सारे क्योंकि 24 जून को ये एनकाउंटर होता है। मई में आनंदपाल सिंह राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के पास बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भेजता है और कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है इन शर्तों के साथ। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एप्लीकेशन जाता है सरेंडर करने के लिए और जो उसके फैमिली के लोग थे और जो बाकी करीबी लोग थे वो लगातार कह रहे थे कि आनंदपाल सिंह सरेंडर करने को तैयार है, सरेंडर करना चाहता है, उसे गोली ना मारें। और लेकिन एक महीने के अंदर अंदर जब वो सरेंडर की पहल कर रहा था और एक महीने के बाद उसे गोली मार दी गई। तब उसमें यह कि एक तो जब ये सारा इनकाउंटर जिस घर में हुआ वहाँ की कहानी, तो उसमें चश्मदीद जो है वो पुलिस या उसकी तरफ से खड़े किए हुए गवाही हैं सिर्फ, और कोई नहीं है जो बता सके कि हाँ उसे ज़िंदा पकड़ा जा सकता था कि नहीं। और इसी को लेकर लोगों को ये था कि उसको जानबूझकर ज़िंदा नहीं पकड़ा गया और मारा गया। और ये अब इसमें आ गई कास्ट वाली बात। तो जितने भी राजपूत समाज के लोग थे वो भड़क गए और वो सीधे सीधे सरकार के ख़िलाफ़ हो गए। गुलाबचंद कटारिया होम मिनिस्टर, उनके खिलाफ, वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ और राजस्थान पुलिस के खिलाफ। और इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अगले दिन पुलिस पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को लाश दे रही थी अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी निगरानी में। घर वालों ने लाश लेने से मना कर दिया। उसके बाद उस हॉस्पिटल के बाहर धरने पे सब बैठ गए जहाँ पे लाश रखी थी डीप फ्रीज़र में। धीरे धीरे फिर लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, वो सरकारी गाड़ियों को आग लगाने लगे और एक साथ 50,000 लोग अगले ही दिन धरने पे बैठ गए। और ये सिलसिला अगले 20 दिन तक चला। 20 दिन तक 50,000 से भीड़ कभी कम ही नहीं हुई। और ये वहाँ पे सिर्फ नहीं नागौर में बल्कि आसपास के ज़िले में वहाँ तक ये बात फैल गई। और जहाँ जहाँ ये बात फैली तो वो सीधा सीधी एक लकीर खिंच गई राजपूत समाज का गुस्सा। उन्हें लगा कि ये राजपूत समाज ने इसे अपने ऊपर ले लिया। अब राजपूत समाज एक अच्छा वोट बैंक भी है राजस्थान में, तो यहाँ राजनीति भी शुरू हो गई। और कहते हैं कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो सरकार की हालत ख़राब हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया को बाकायदा मीटिंग बुलानी पड़ी और किसी तरह कहा गया कि राजपूत समाज को एक तो मनाना है और दूसरा ये अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि जब तक उसकी लाश पड़ी रहेगी तब तक ये आगजनी, ये धरना प्रदर्शन, विरोध, गुस्सा सब चलता रहेगा। पूरी कोशिश हुई बात की, समझौते की, लेकिन तैयार नहीं। फैमिली की मांग थी कि एक तो सीबीआई की जाँच हो। गुलाबचंद कटारिया जो होम मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि मैं सीबीआई की जांच कैसे दूं जबकि मैं इस राज्य का होम मिनिस्टर हूं और मैं अपनी ही पुलिस पे भरोसा ना करूं, तो ये मुमकिन नहीं है। आनंदपाल की मां कह रही थी कि अगर अंतिम संस्कार पुलिस ने ज़बरदस्ती कर दी और बिना सीबीआई जांच के की तो वो आनंदपाल की चिता के बराबर में खुद को जिंदा जला लेंगी और वो भी मर जाएंगी। तो एक वो भी था, पूरा फैमिली गुस्से में। इसी दौरान में एक 12 जुलाई को जो रावना राजपूत और राजपूत ने मिलकर, इन दोनों सोसाइटी समाज ने एक बहुत बड़ा शोक सभा बुलाया आनंदपाल के लिए। अब इसमें सरकार की हालत ख़राब हो गई कि ये सारे समाज मिलके, और ये भी खबर आई कि बहुत बड़े तादाद में लोग जुटेंगे। तो खैर कुछ शर्तों के साथ ये इसकी मंजूरी दी गई। ये जॉइंट स्ट्रगल एक कमेटी थी, संघर्ष समिति बनाई गई थी आनंदपाल को इंसाफ दिलाने के लिए, जिसमें रावना राजपूत और राजपूत दोनों समाज के लोग और उनके नेता शामिल थे। तो इसके बाद 12 जुलाई को कहते हैं कि करीब 2 लाख लोग इकट्ठा हुए। आप अंदाज़ा लगाइए। अब बड़े बड़े नेता अपनी रैली और इन चीज़ों के लिए 5, 10, 20 हज़ार की भीड़ जुटाने में हालत ख़राब हो जाती है। एक गैंगस्टर जो जीते जी पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा, मरने के बाद और ज़्यादा सिरदर्द बन गया था। 2 लाख लोग जमा हो गए। मांग वही, सीबीआई की जांच, उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई।
सरकार को लगा कि अब शायद ये मामला हाथ से निकल जाएगा अगर इसी तरह से छोड़ दिया गया, और ये 19 दिन हो चुके थे। इसके बाद उसी दिन जब ये 2 लाख की भीड़ जमा हुई, उस रात बाकायदा एक मीटिंग बुलाई चीफ मिनिस्टर ने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और उन्होंने उसमें जितने सारे मंत्री, डीजीपी वहाँ के सब मौजूद थे, और ये तय हुआ कि अब इसको आगे टालना नहीं है। इसलिए नेक्स्ट डे 13 जुलाई को सरकार की निगरानी में इस फैमिली के पहले बेटे को बुलाया गया, तो उन्होंने मना किया, तो कुछ उनके भाई और बाकी लोगों को बुलाकर और आनंद पाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहते हैं कि जब ये बात उनकी मां को पता चली तो मां ने किरोसिन मिट्टी का तेल डालकर अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश की, हालांकि रोक लिया गया। लेकिन मौत के 20 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से आनंद पाल सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, वो भी पुलिस की निगरानी में। लेकिन उसके बावजूद भी लोग शांत नहीं हुए, गुस्से में थे, और वो लगातार अपनी उसी मांग पे डटे हुए थे। ये सिलसिला कई दिन तक चला। उसके बाद आलम ये था कि सरकार को ये लगा कि चूंकि उस दौरान में ये भी जारी हो गया कि 2000 ये जो अभी चुनाव होने जा रहा है, इसमें राजपूत समाज जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, और सिर्फ आनंद पाल सिंह की वजह से, और उनके बड़े बड़े लीडर इसके से बिफर गए थे। तो सरकार को वो भी खतरा था। मान मुनव्वल का दौर जारी हुआ, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन खैर एक चीज़ अच्छा हुआ था कि जब अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे ये जो विरोध प्रदर्शन और जो धरना सब कुछ चल रहा था, वो आहिस्ता 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 ख़त्म होता गया, और फिर कुछ दिनों के बाद मामला कूल हो गया। लेकिन राजपूत बिरादरी में गुस्सा था इसको लेकर, उन्होंने कहा था अब मैं ये अपना गुस्सा इलेक्शन में दिखाऊंगा। इस दौरान में राजस्थान में इसी राजपूत बिरादरी एक दूसरा जो फिल्म पद्मावत आई थी, पद्मावती जिसका पहले नाम था, उसको भी लेकर था, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी थोड़ी बहुत चिंगारी आई। लेकिन बाद में कुल मिलाकर मामला फिर शांत हो गया। तो ये आनंद पाल सिंह की जो पूरी कहानी थी। अब इसमें अगर मैं अंदर की बात बताऊं, जो पुलिस सर्किल में राजस्थान में सबको, मतलब ये ओपन सीक्रेट के तौर पे इसको आप लीजिए कि वो वक्त आ गया था जब ये तय हो गया था कि आनंद पाल सिंह को गिरफ्तार करना और जेल डालने से मसला हल नहीं होगा, इसलिए कि वो जेल के अंदर भी रहकर उसका दबदबा वैसे ही रहेगा, और चूँकि बहुत सारे राज भी जानता था। अच्छा, आजकल हो क्या गया है कि जो हर क्रिमिनल जो बड़ा होता है, पुलिस के साथ साठगांठ होती है, रिश्ते होते हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या फिर आनंद पाल सिंह हो, पुलिस में भी उनके लोग होते हैं, या फिर नेता, और नेताओं का संरक्षण ही होता है जो क्रिमिनल को बड़ा बनाता है, हमेशा उनकी ढाल भी बनते हैं। तो वो वक्त आया था जब कहते हैं कि बहुत सारे राज आनंद पाल सिंह जानता था, और वो राज फाश हो सकता था, और उस राज के बदले में वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा था, और फिर लोगों को धमकाना, लूटना, बड़े बड़े व्यापारियों को, तो सरकार के ऊपर भी दबाव था। तो ये हमेशा है कि उसको क्या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, एनकाउंटर ही आखिरी था। तो इसको लेके राजस्थान पुलिस हालांकि शुरू से कहती रही कि हमने तमाम कोशिश की। इवन ये भी है कि उस एनकाउंटर के दिन राजस्थान पुलिस ने यह भी कहा कि एक राजपूत अफसर जो थे पुलिस के, उनको आगे किया गया, और उन्होंने कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें कोई गोली नहीं मारी जाएगी, तुम सरेंडर कर दो। लेकिन जवाब में था कि आनंद पाल सिंह ने तब भी वापस पलट के गोली ही चलाई थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि ये एनकाउंटर पुलिस आनंद पाल सिंह को पकड़ने गई ही नहीं थी, पुलिस का काम सीधा सीधा था, और वो था एनकाउंटर और मारना, और वही हुआ। ये चीज़ें वहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं उनका यही विश्वास है। तो ये थी कहानी पूरी आनंद पाल सिंह की, जो शायद राजस्थान के इतिहास में उससे बड़ा कोई गैंगस्टर हुआ नहीं, और राजस्थान पुलिस ने कभी किसी के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा भी नहीं। वो पहला था जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया। आखिरी था कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब दीपक, हाँ बताओ। सर, मुकेश गोला जी पूछ रहे हैं कि सर कभी पान सिंह तोमर के बारे में भी बताइए। मुकेश गोला सिंह, पांग सिंह तोमर के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छी कहानी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर सुनाता हूँ आपको। सर, आशुतोष जी का सवाल है, वाई क्रिमिनल्स आर सपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन? काइंडली मेक अ वीडियो ऑन मुन्ना शुक्ला एंड सम्राट अशोक एनकाउंटर ऑफ बिहार। कौन है? सर, आशुतोष भूषण। आशुतोष भूषण जी, मैं बिल्कुल मुन्ना शुक्ला और बाकी जो आपने नाम लिया, मैं उन सब के बारे में भी जल्दी आपको बताऊंगा। बल्कि इन लोगों से तो कई बार मिला भी हूँ, तो जल्दी सुनाऊंगा आपको कहानी।
सर विक्रम जी का सवाल है कि क्रिमिनल कोई भी छोटा बड़ा ठोक दो सबको, चाहे कोई भी वो कैसा भी हो, उसको गोली मार देनी चाहिए। विक्रम जी का अब विक्रम जी, मैं आपकी इस सोच से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मैं एक सभ्य समाज का हिस्सा हूँ, कानून का पालन करता हूँ, कानून को मानता हूँ। क्रिमिनल हर एक जिसको है सिर्फ गोली मार दें तो फिर वही वाली बात है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि उसके लिए फिर पुलिस, कानून, अदालत, इंसाफ, इन सब की ज़रूरत नहीं है। फिर सीधे सीधे काम हो जाना चाहिए। लेकिन एक जो अच्छा समाज, एक सोसाइटी होती है, सभ्य समाज, उसमें इन चीज़ों के लिए जगह नहीं। हर एक के लिए सज़ा तय है, कौन देगा ये भी तय है। तो कानून को हर हाथ का खिलौना ना बनने दें कभी। लेकिन ये है कि यहाँ पे बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि ये दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें उससे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि जो कानून के मुहाफिज हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर जो कानून बनाने वाले हैं, नेता हैं, वो लोग अगर इस तरह से क्रिमिनल का साथ देते हैं तो उनके खिलाफ न सिर्फ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि बहुत जल्द होनी चाहिए। वक्त नहीं। अगर एक नेता के बारे में कुछ आता है तो महीने के अंदर उनका हिसाब किताब कर देना चाहिए। ये अगर होगा तो डर होगा, और जब ये डर होगा तो फिर लोग क्रिमिनल को सपोर्ट करने, क्रिमिनल की मदद लेने में घबराएंगे। सर खुशागरा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला और आनंदपाल सिंह के दोनों में से कंपेयर किया जाए तो सबसे खतरनाक कौन होगा आपके हिसाब से? कुशागरा जी, ये कंपैरिजन बड़ा ख़तरनाक है कि श्री प्रकाश शुक्ला या आनंदपाल में ख़तरनाक कौन है। अगर क्राइम के ग्राफ के हिसाब से जाएं, जो क्राइम किया है तो उसमें श्री प्रकाश शुक्ला का क्राइम ज़्यादा है। आनंदपाल सिंह के खिलाफ टोटल अराउंड 37 या 40 केसेस हैं, जिसमें 7 मर्डर के हैं, बाकी किडनैपिंग हैं उनके हैं। जबकि श्री प्रकाश शुक्ला के जो क्राइम जो दर्ज है वो कहीं ज़्यादा थे। सर सुरभि शाह जी पूछ रही हैं कि सर क्या एक पॉलिटिकल एनकाउंटर था, एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे पूछ रही हैं आपसे। कौन? सुरभि शाह। सुरभि बिल्कुल, मतलब सबूत और वो तो नहीं है, लेकिन जो हालात बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये था कि पॉलिटिकल विल था। जब तक ऊपर से नहीं आता है कि किसे पकड़ना है, किसे जेल भेजना है, किसे मारना है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल था कि बहुत हो गया। ऑलरेडी वो 21 महीने से जेल से भागा हुआ था। उसके नाम पे लोग डरे हुए थे, व्यापारी, बिजनेसमैन, और सरकार पे उंगली उठ रही थी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से ही इस चीज़ को अंजाम दिया गया, और जिसकी हरी झंडी पुलिस को शायद ऊपर से ही मिली थी। सर राकेश जी का सवाल है कि ऐसे खतरनाक लोगों को हमेशा हमारे नेता सपोर्ट क्यों करते हैं? राकेश जी, यही सवाल तो सवाल है कि नेता ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स और पावर के लिए ये जो सारी चीज़ों का इस्तेमाल, ये आज कोई पहली बार नहीं है, नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से है। बल्कि बीच में तो दूसरा ही ढर्रा हो गया जो आज भी चल रहा है कि पहले क्राइम करो, फिर क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाओ, उसके बाद सीधे राजनीति में आ जाओ, उसके बाद विधानसभा, लोकसभा में बैठो। वही हो रहा है, वही होता है, और अब भी वही हो रहा है। आप उठाकर देख लीजिए कितने ऐसे दबंग क्रिमिनल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोकसभा में बैठ के कानून बनाने की बात हो रही होती है, और कानून बनाने वालों में जो वोटिंग कर रहा होता है वो कौन होता है? जैसे रेप के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ, वो वही क्रिमिनल है जो पता नहीं कितने क्राइम करके, कितने रेप और मर्डर करके वहाँ तक पहुँचा है। तो एक अजीब हास्यास्पद स्थिति होती है। सर कई लोग दाऊद की कहानी सुनना चाहते हैं आपसे। दाऊद की कहानी मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा, पूरी शुरू से आखिर तक सुनाऊंगा। दाऊद के दाऊद बनने की कहानी सुनाऊंगा। दाऊद पहले कितना डरपोक था ये भी बताऊंगा। थोड़ा सा इंतज़ार। सर भैया जी के ऊपर भी? हाँ, भैया जी के ऊपर भी, राजा भैया। सर एक सवाल है अविनाश जी का। सर जुडिशरी केस में डिसाइड करता है कि कोई एनकाउंटर फेक है या रियल? एक रिपोर्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दीजिए प्लीज़। क्या जुडिशरी डिसाइड करता है कि फेक एनकाउंटर या रियल एनकाउंटर है? राकेश, अविनाश जी का सवाल है, जुडिशरी क्या डिसाइड करता है कौन सा फेक है कौन सा नहीं है? नहीं, जुडिशरी बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। एक एनकाउंटर जब होता है उसके बाद एनकाउंटर असल में है क्या, पहले तो इसको समझ लीजिए। एनकाउंटर का मतलब ये है, अगर इसको मैं मतलब डिफिनेशन में आप जाएंगे लीगली, तो उसका मतलब ये होता है कि एक पुलिस और एक क्रिमिनल के बीच मुठभेड़ हो गया। अब कभी भी इनकाउंटर की कहानी उठा के देखिएगा तो उसमें कहीं ये नहीं आएगा कि पुलिस ने पहले पहल की, यानी पुलिस ने पहले गोली चलाई या चाकू, नहीं। पुलिस और क्रिमिनल के बीच मुठभेड़, इसका मतलब दूसरा अपने आप ये हो गया कि क्रिमिनल ने पुलिस के ऊपर हमला किया, जवाब में पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए क्रिमिनल पे हमला किया और क्रिमिनल मारा गया। ये एक सिंपल इसका डेफिनेशन है। नंबर 2, एनकाउंटर को आगे चल के जब बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर होने लगे तो फिर कहा गया ये सरकारी किलिंग भी है, सरकारी कत्ल, क्योंकि एनकाउंटर के नाम पे आप किसी को मार सकते हो और ऐसा बहुत हुआ है देश में।
तो बहुत सारे इनकाउंटर होते हैं जिनको लेकर सवाल उठते हैं। जब सवाल उठते हैं तो फिर चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जो मानवाधिकार की रक्षा करता है, वो इस पर संज्ञान लेता है, नोटिस लेता है और फिर वो इंक्वायरी करता है। अगर उसकी रिपोर्ट में कुछ आती है तो फिर बात कोर्ट तक जाती है। या अगर कोई आम आदमी है कि इस इनकाउंटर पे लेके सारे शक सवाल हों तो कोर्ट में जाता है मामला और उस कोर्ट में फिर फैसला होता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। और उसमें इस देश में सैकड़ों पुलिस वाले हैं जिनको इस तरह के फर्जी इनकाउंटर के मामले में कुछ ना कुछ सज़ा हुई है। आप बड़े बड़े नाम अगर ले लीजिए जो रडार में आए, कई कई पुलिस वाले के हुए हैं। इवन अंडरवर्ल्ड में मुंबई में ही कितने की डी कंपनी और राजन गैंग में जब झगड़ा था तो एक दूसरे के गैंग के लोगों को पुलिस से ही ये दोनों गैंग के लोग मरवाते थे। जिसमें आप दया नायक को ले लीजिए, दया नायक लंबे टाइम तक जेल में रहा। तो मामला जब कोर्ट में जाता तब कोर्ट देखती है कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है, फेक है कि नहीं है। तो फिर उसमें उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्हें जो इनकाउंटर में शामिल थे बाकायदा 302 का फिर मामला दर्ज होता है और 302 के तहत यानी कत्ल का मामला दर्ज करके उनके खिलाफ उसी हिसाब से सज़ा सुनाई जाती है। सर, कुणाल गांधी जी पूछ रहे हैं कि ये कितना एथिकल है कि किसी की आखिरी अंतिम विदाई बिना फैमिली परमिशन की कर दिया जाए। कुणाल गांधी साहब, ये यहाँ पे एथिकल और उसकी बात नहीं है कि हाँ बिना फैमिली के परमिशन के अंतिम संस्कार कर दी जाए। कानून में कुछ अधिकार हैं। अगर कई बार ऐसा लगता है जो बाकायदा कानून में दिया गया है कि अगर किसी के अंतिम संस्कार को लेकर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ सकती है तो वहाँ सरकार के पास यह हक है कि वो अपने हिसाब से जो उचित लगे वो करे। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जैसे ये आनंद पाल सिंह में है ही कि 20 दिन हो गए, बहुत सारी धरना प्रदर्शन हुए, गाड़ियों को आग लगा दी गई, एक शख्स की मौत भी हो गई। लास्ट में अब ये अगर ऐसे ही छोड़ देते, लाश यूं ही पड़ी रहती तो लोगों का गुस्सा और भड़कता। अब इसको दूसरे तरीके से और समझिए आप, तो समझाता हूँ कि जब अफजल गुरु को फांसी हुई तो अफजल गुरु के फैमिली ने बाकायदा बॉडी की मांग की थी, लेकिन अब वहाँ पे कानून में ये भी है कि हक है आपको देना होगा। लेकिन साथ में एक जगह ये भी है उसी कानून में कि अगर किसी की बॉडी को ले जाने से और सौंपने से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा होता है तो आप बिल्कुल वैसा ना करें। ये चीज़ न सिर्फ अफजल गुरु को, अगर आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि फांसी के बाद अगर अफजल गुरु की बॉडी को कश्मीर ले जाया जाता तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका था जो अफजल गुरु को हीरो के तौर पे रखता और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके जनाजे में शामिल होते, फिर कुछ वायलेंस भी हो सकता था। इवन आप उससे पहले आ जाइए, जब गांधी जी के हत्यारे को फांसी हुई नाथूराम गोडसे को, तब भी वो अम्बाला के जेल में ही एक गुमनाम जगह पे ले जाकर और अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उससे भी वहाँ पे उस वक्त कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो ये कानून में है कि अगर ये मतलब स्टेट सब्जेक्ट है, अगर लगता है कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो फिर सरकार को जो बेहतर लगे उस वक्त वो वही कर सकती है। सर, गगन जी का सवाल है कि सर क्या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें फेक एनकाउंटर हुआ हो और एक मतलब मासूम मारा गया हो इसमें? गगन जी, है मेरे पास फेक इनकाउंटर की स्टोरी। मैंने मतलब मेरे पास एक नहीं, ऐसी कई स्टोरी है जिसमें बाकायदा शुरू पे ही हम लोगों ने सवाल भी उठाया और बाद में कोर्ट ने भी माना कि ये फेक इनकाउंटर है। किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा। सर, 26/11 आ रही है, उस पर आप स्टोरी कब सुना रहे हैं? जी, 26 से 11 आ रही है। एक तो 26 से 11 की स्टोरी मैं आपको, कल सैटरडे है, कल दोनों कोशिश है। मॉर्निंग में डिसाइड करूंगा कि कल मैं आपको लाइव सुनाऊँ या रिकॉर्ड करके सुनाऊँ, सर जो भी होगा, लेकिन सुनाऊंगा। और दूसरा इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपको मंडे को सुनाऊंगा। सर, राकेश जी का सवाल है कि क्रिमिनल को जिंदा पकड़ना नहीं चाहिए, उनको मार देना चाहिए क्योंकि उनकी कार्रवाई में 20 साल लग जाते हैं और ये सालों साल चलते रहेगा। राकेश जी, फिर बात वही आ गई कि क्रिमिनल को जिंदा नहीं पकड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। पुलिस वाले फिर मारे जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पता चल गया कि पुलिस वाले ने फर्जी इनकाउंटर किया वो तो जेल चला जाएगा। और आप यही देखिए, अभी जो एक और एग्जांपल देना भूल गया था, डीजी वंजारा जो गुजरात पुलिस के कैडर के क्राइम ब्रांच में भी रहे और एटीएस में 7 साल जेल में काट कर बाहर निकले, हालांकि अब बरी हो गए हैं सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर केस में, तो 7 साल उनको भी जेल में काटना पड़ा। तो पुलिस वालों के लिए यही कि ये फिर बात वही आ जाती है कि हम चाहते क्या है, सड़क पे ही इंसाफ, हाथों हाथ इंसाफ, या फिर अदालत पे भरोसा करें। ये हल नहीं है कि किसी का हाथों हाथ इंसाफ कर दो, इससे क्या होगा कि फिर खून लग जाएगा मुंह में। हल ये है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर कैसे बनाएं, वो ज़रूरी है। पुलिस को कैसे बेहतर बनाएं, जुडिशरी को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे फटाफट केस अपने मकाम तक पहुँचे वो कैसे करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
बनिस्बत इसके कि हम शॉर्टकट अपनाएं और कहें कि इसने क्राइम किया, ये कातिल है या बलात्कारी है, इसका हाथ का हाथ इंसाफ कर दो, फिर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। सर निशांत जी आपको धन्यवाद कर रहे हैं, कल आपने उनके सवाल का जवाब दिया था, आज वो पूछेंगे सर कि पोटा एक्ट क्या लागू हो जाना चाहिए। विशाल जी थैंक यू। पोटा एक्ट लागू हो जाना चाहिए। हर वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से अलग अलग कानून, जैसे टाडा आपको याद होगा, मजाक में कहते भी थे पहले, टाडा है फिर पोता है। स्टेट के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग कानून बनते हैं और उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कानून का मिसयूज़ भी होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून बने, टाडा पोटा ही ले लीजिए, कि इसमें अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया तो 1 साल तक बेल नहीं मिलेगी, 6 महीने बेल नहीं मिलेगी, ज़मानत नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आप, अगर आपसे किसी की दुश्मनी है तो आप उसका सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सिर्फ कानून बनाना हल नहीं है, फिर वही उस कानून का सख्ती से पालन, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ईमानदारी से पालन, तब कुछ बेहतर होगा। सर एक सवाल है कि भोपाल में जो सिमी के फरार टेररिस्ट का फेक एनकाउंटर हुआ था, वो क्या रियल था या फेक था? भोपाल के सिमी, एक ये जो इनकाउंटर में ये भी शामिल है जो पहाड़ी पे हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, जो भी आपने सवाल पूछा, किसने पूछा? सर अविनाश जी ने। अविनाश जी। वो सारे विजुअल थे, वो शुरू से ही शक के घेरे में था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कुछ लिस्ट आपको भी बताई कि इनकाउंटर की कहानी सुनाऊंगा, उसमें एक वो भी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। सर एक बात बताइए, आप कहते हैं एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, पर एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जो पेरोल मिलता है वो भी आना चाहिए, हमारी कानून की कमज़ोरी है। राकेश जी का सवाल है। देखिए राकेश जी, मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन एनकाउंटर का मतलब है जेन्युइन एनकाउंटर होना चाहिए, सरकारी किलिंग नहीं होनी चाहिए। और वो कोई भी नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि क्रिमिनल, पुलिस का काम है क्राइम रोकना, क्रिमिनल को पकड़ना, लेकिन उस क्रिमिनल को इतना बड़ा क्रिमिनल बनाने किसने दिया? पहले उसी पुलिस ने बनाने दिया, उसकी सारी मदद की, फिर नेताओं ने बनने दिया, उसके बाद हम बैठ के ये बहस कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं बार बार फिर वही कहूँगा कि सिस्टम दुरुस्त हो तो सब कुछ दुरुस्त होगा। सर विष्णु जी का सवाल है कि क्या आनंद पाल ने कोई अच्छा काम किया भी था कभी? विष्णु जी, जो आनंद पाल के बारे में वहाँ कहते हैं कि रॉबिन हुड की छवि थी, और उसकी मौत के बाद जिस तरीके से 20 दिन कम से कम हर दिन 50,000 लोगों का धरना प्रदर्शन, तो कहते हैं उसने अपने राजपूत समाज के लोगों की मदद की, ऐसा वहाँ के लोगों का दावा है। जब उसकी मौत हुई, सब आम मीडिया के लोगों ने भी बात की, तो ये उनका कहना है। अब एग्जैक्ट क्या है ये कहना इस वक्त मुश्किल है। सर राकेश जी का सवाल है कि सऊदी अरब में ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत कम क्राइम होता है और बजाय इंडिया के? देखिए, किसी और कंट्री के कानून से कंपैरिजन भी ठीक नहीं है। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब में ऐसा कौन सा कानून है जिसके वजह से वहाँ क्राइम कम होता है? वहाँ पे जो कानून है, कायदे से, वो जिस तरीके की चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के कानून होने चाहिए। मतलब मैं पर्सनली ख़िलाफ़ हूँ। किसी को संसार करना, गला काट देना, हाथ काटना चोरी करने पे, ये वो चीज़ें हैं जो उस ज़माने में था, कभी आज के दौर में नहीं है। हाँ, कानून का खौफ होना चाहिए, वो हमें देखना चाहिए, न ये कि जंगल राज के कानून होने चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी फिर सारी तकलीफ़देह चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में 2 अटैक हुए आज। एक चीनी कॉन्सुलेट के बाहर 3 फिदाइन, बाकायदा बुलेट, वो जो फिदाइन जो जैकेट है वो पहनकर आए थे, AK-47 से लैस। चीनी जो एम्प्लॉय थे कॉन्सुलेट के अंदर, करीब 25 बैठे हुए थे, उनको मारने का प्लान था। कैसे वो कैमरे में कैद हुए, फिर क्या हुआ। इसके अलावा एक और खैबर पख्तूनख्वा में एक ब्लास्ट किया, वहाँ पे करीब 25 लोग मारे गए। ये दोनों कहानी मिलाकर आज वारदात है करीब 11 बजे रात को, तो आप ज़रूर देखिएगा। और कल जो है 26/11 मैंने आपको बताया, या तो मैं लाइव बैठकर आपको सुनाऊंगा या कोशिश करूंगा, अगर लाइव नहीं है तो कल मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन पार्ट 1 कल 26/11 की ये पूरी साजिश कैसे रची गई, कैसे उन 10 आतंकवादियों को तैयार किया गया, कैसे ट्रेनिंग दी गई, पार्ट 1। इसके बाद मुंबई में जब वो अटैक होता है और फिर करीब 50 घंटे तक वो हमला जारी रहता है, तो कैसे यहाँ से बैठकर वो पाकिस्तान के आका उनको फ़ोन पर गाइड कर रहे थे, और कैसे कह रहे थे कि कब गोली मारनी है, कब ग्रेनेड मारना है, कहाँ पे आग लगानी है, किसको रात को 3 बजे उठा के मारना है। ये पूरी कहानी पार्ट 2 मंडे को। सर एक सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में जो उल्फा हैं वो क्या हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के उल्फा
या एक और अभी आया था उस दिन भी अपने छत्तीसगढ़ वाला नक्सल, इन सब की मैं आपको डिटेल में कहानी सुनाऊंगा, और बल्कि कोशिश करूंगा एक ही एपिसोड में इन सारे ऐसे जो संगठन हैं इन सबको ले आऊँ। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे, एक मिनट सर, ऊपर चली गई सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कभी चैलेंज किया जा सकता है? गगन जी का सवाल है। गगन जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन वो फिर वही है, एक रिव्यू पिटिशन होता है, एक और पिटिशन होता है कुछ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर 3 बेंच के इसने फैसला दिया है तो चैलेंज होता है, तो 5 जज फिर बैठ के 5 बेंच वाले अगली सुनवाई करते हैं, तो वो किया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट कैसे कैसे होता है और कब कब होता है, क्या क्या टर्म है, मैं इसके ऊपर एक दिन पूरी आपको, मैं असल में मैंने एक सोचा हुआ है, आज चलिए आपसे शेयर कर लेता हूँ चलते चलते। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, कानून को समझना चाहते हैं, एक मुकदमे का जन्म कैसे होता है और वो मुकदमा अपने अंजाम तक कैसे पहुंचता है। किसी एक केस स्टडी को उठाकर वो मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा कि कैसे एफआईआर क्या होता है, एफआईआर से पहले जो दर्ज होती है वो क्या है, एफआईआर की इंपॉर्टेंस क्या है, चार्जशीट क्यों होता है, ज़मानत कितने तरह की होती है, फिर ज़मानत के बाद पेरोल क्या है, ज़मानत कब कब मिलती है, इसके बाद कौन कौन से कोर्ट में क्या क्या होता है, फिर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कितनी बार आप अपील कर सकते हैं, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होता है, फिर उसके बाद आखिरी में मुकदमा वो उसी लोअर कोर्ट में क्यों पहुंचता है अगर फांसी का मामला हो तो ये पूरी एक ज़मानत, ज़मानती, पेरोल, चार्जशीट, ये सारी कहानी एक दिन मैं आपको पूरा सिर्फ एक सेशन कहानी में इसी की सुनाऊंगा, और नेक्स्ट वीक ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुनाऊंगा। तो कल मिलेंगे, कल 26 से 11 की कहानी के साथ पार्ट 1, पार्ट 2 मंडे को। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, और बस यूं ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।